Hello students, welcome back in our chapter India during the struggle period 1206 AD to 1757 AD, जिसमें हमने 1206 से दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस कर लिया। पांचों डायनेस्टी जो आई दिल्ली सल्तनत पर उनको डिस्कस कर लिया। और हम अब डिस्कस किस पर कर रहे थे? मुगल डायनेस्टी पर डिस्कस कर रहे थे। और मुगल डायनेस्टी में हमने टू रूलर्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया। कौन कौन से? सबसे पहले तो फाउंडर बाबर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया किसको? हुमायूं को, ठीक है। अब हुमायूं जो है इसने 2 स्टेप्स में जो है शासन किया था। बीच में हुमायूं जो है 1539 में क्या करता है? हार जाता है। किससे? इब्राहिम लोदी से, सॉरी इब्राहिम लोदी से नहीं, शेर शाह से, शेर खान से, जो कि बिहार के सासाराम का जो लैंडलॉर्ड होता है हसन खान, उसका बेटा होता है। और उससे हार जाता है। तो बीच में एक बार दिल्ली सल्तनत पर किसकी स्थापना हो जाती है? सूर डायनेस्टी की या सूरी डायनेस्टी की, जिसमें इम्पॉर्टेंट कौन है? शेर शाह सूरी, जिसके बारे में हमने कल बातचीत की थी। हमने डिस्कस किया था कि शेर शाह सूरी जो है उसने 4 मेन रोड्स बनवाई थी, जिसमें से एक तो जो है जीटी रोड, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जो है आज भी है। और इसके बाद जो है हमने देखा कि इसने बहुत सारे जैसे कांसे के, चांदी के, सोने के सिक्के वगैरह जो है वो भी मिंट करवाए। तो इस तरीके से हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था किसको? इसी सूर एम्पायर के फाउंडर शेर शाह सूरी को हमने डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद हमने ये देख लिया था कि सूर डायनेस्टी जो है इसको एक बार फिर से हुमायूं जो है वो एलिमिनेट कर देता है और एक बार फिर जो है किसकी स्थापना कर देता है दिल्ली सल्तनत पर? मुगल डायनेस्टी की। कब? 1555 में, ठीक है। और फिर 1556 में क्या होता है? मर जाता है। कौन? हुमायूं। कैसे? दीन पनाह की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। उसके बाद शासक बनता है 1556 में अकबर, जो कि मुगल डायनेस्टी का एक पावरफुल और ग्रेट रूलर माना गया है। मुगल डायनेस्टी का, नॉट इंडियन, मुगल डायनेस्टी का। इंडियन तो हम कह सकते हैं महाराणा प्रताप थे, ठीक है। तो हम अब अकबर की बात करते हैं। अकबर के बाद हम महाराणा प्रताप को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है वो एकमात्र ऐसा राजा था इंडिया का जिसने अकबर की ना तो सॉवरेनिटी स्वीकार की थी और ना ही इसके सामने सर झुकाया था। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अकबर के बारे में, जिसने शासन किया 1556 से 1605 एडी तक, लगभग 49 ईयर्स यानी हाफ सेंचुरी तक इसने शासन किया, यानी सबसे लंबा शासन मुगलों का। तो अकबर वाज बॉर्न इन 1542 एडी। जैसा कि हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अकबर जो है वो हामिदा बानो का बेटा था। वैसे किसका? हुमायूं का। वैसे भटकट के पास उसने हमीदा बानो से विवाह किया था अपने एग्जाइल टाइम में। तो ये हमीदा बानो का बेटा था। जन्म हुआ 1542 एडी में। कहाँ? अमरकोट फोर्ट, सिंध में, ठीक है। अमरकोट का किला था सिंध, जो कि रिसेंट में कहाँ है? पाकिस्तान में। At the age of 13, Bahram Khan built a throne of bricks in Kalanor and coronated him on 14th फरवरी 1556 AD। अब जब अकबर 13 वर्ष का होता है तो हुमायूं की मौत हो जाती है। इस वजह से इसका संरक्षक होता है बैराम खान। वो बैराम खान जो है ईंटों का सिंहासन बनाकर ही अकबर का राज्याभिषेक कर देता है 14 फरवरी 1556 को। कहाँ? कलानौर में। बैराम खान बिकेम हिज गार्जियन, और खुद उसका क्या बन जाता है? वे 13 वर्षीय था तो संरक्षक की जरूरत पड़ेगी तो खुद उसका गार्जियन बन जाता है। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अफगान कमांडर हेमू एंड मुगल रिप्रेजेंटेटिव बैराम खान ऑन 5 नवंबर 1556 एडी। जैसा कि हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो देखी
किसके बीच में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, और इसी फर्स्ट बैटल से जो है मुगल डायनेस्टी जो है वो इंडिया में सेटल हुई थी। तो अब पानीपत की सेकंड बैटल जो है वो किस किस के बीच में होती है? अफगान कमांडर हेमू के बीच में और मुगल रिप्रेजेंटेटिव बैराम खान के बीच में। कब? 5 नवंबर 1556 में। और वो कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, यानी 30 साल के बाद जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। Shot by an arrow in neck, हेमू फेंटेड एंड द अफगान्स lost द बैटल। अब देखिए ये हेमू जो है, ये हेमू बहुत ही पावरफुल कह सकते हैं हम कमांडर था, जो बहुत कम हारता था, हारा नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है दुर्भाग्यवश जो है इसको क्या होता है, एरो लग जाता है नेक में हेमू को। किसका? बैराम खान का। और हेमू जो है बेहोश हो जाता है। इस वजह से अफगान जो है इस पानीपत की सेकंड बैटल में हार जाती हैं। हेमू वाज ए वेरी कैपेबल हिंदू कमांडर ऑफ बिहार अफगान रूलर मोहम्मद आदिल शाह। अब ये हेमू जो है ये हिंदू कमांडर था। किसका? बिहार के शासक महमूद आदिल शाह का। और ये बहुत ही कैपेबल हिंदू कमांडर था। ही हैड emerged victorious in 22 battles। ये 22 लड़ाइयों में विजय हुआ था एंड गेन्ड द टाइटल ऑफ राजा विक्रमजीत। अब देखिए हेमू जो है इतना पावरफुल था कि इसने 22 लड़ाइयाँ जो है वो विक्ट्रियस यानी जीता था। इस वजह से हेमू जो है उसको टाइटल क्या दिया गया था? राजा विक्रमजीत। ठीक है, अकबर ऑक्युपाइड मालवा। अब देखिए इधर अकबर जो है पहले तो अफगान रूलर जो है बिहार वाला जो मोहम्मद आदिल शाह उसको हरा देता है। उसके बाद अकबर ऑक्युपाइड मालवा, फोर्ट ऑफ चुनार एंड गोंडवाना फ्रॉम ए म्यूजिक लवर बाज बहादुर इन 1562 AD। अब यहाँ से अकबर जो है उसका क्या शुरू हो जाता है? इंपीरियलिज्म शुरू हो जाता है, साम्राज्य विस्तार जो है वो शुरू हो जाता है। अब अकबर जो है सबसे पहले मालवा पर अपना कब्जा करता है, फिर चुनार के किले को अपने कब्जे में कर लेता है, फिर गोंडवाना जो है उसको भी वो छीन लेता है। किससे? एक संगीत प्रेमी था बाज बहादुर, उससे 1562 ईस्वी में। He also won the रणथंबोर फोर्ट फ्रॉम सुरजनहाड़ा। यहाँ तक कि अकबर ने सुरजनहाड़ा से रणथंबोर का किला जो है उसको भी जीत लिया। राजा रामचंद्र हैंडेड ओवर द क्लिंजर फोर्ट टू अकबर। अब देखिए अकबर की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए कुछ शासक जो थे उन्होंने स्वतः ही अपने साम्राज्य या अपने किले जो है वो अकबर को सौंप दिए थे। और उसी संदर्भ में, इसी कंटेक्स्ट में राजा रामचंद्र जो हैं इन्होंने कलिंजर का किला जो है वो अकबर को सौंप दिया। In 1570 AD both मारवाड़ एंड बीकानेर हैंडेड ओवर देयर फोर्ट्स टू अकबर। और इसी दिशा में 1570 ईस्वी में मारवाड़ यानी जोधपुर वाला इलाका और बीकानेर इन्होंने भी अपने किले जो है किसको सौंप दिए? अकबर को। यानी इन्होंने भी अकबर की अधीनता जो है, सॉवरेनिटी जो है वो एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो अकबर जो है उसने गुजरात जो है वो भी छीन लिया, गुजरात, बंगाल ये भी उन राजाओं से छीन लिए थे। यानी अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा कर लिया था। अकबर ऑल्सो स्नेच्ड गुजरात फ्रॉम मुजफ्फर शाह एंड बंगाल रीजन फ्रॉम दाऊद खान। अकबर ने गुजरात वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर शासक था मुजफ्फर शाह, उससे छीन लेता है, और बंगाल वाला क्षेत्र जो है उस पर शासक था दाऊद खान, उससे छीन लेता है। The world famous battle of Haldi Ghati took place in 1576 AD, in which Maharana Pratap fought against the Mughal army, which was led jointly by Man Singh and Asaf Khan. अब देखिए विश्व प्रसिद्ध बैटल हुई थी हल्दी घाटी की। ठीक है, तो ये हल्दी घाटी की बैटल जो हुई थी इसको क्या कहा गया था? मेवाड़
मैराथन। भाई थर्मोपली बोला था, मैराथन बोला था, इसका तो श्योरिटी नहीं है, कंफ्यूज हो गई हूँ। आगे देखते हैं। मेवाड़ का मैराथन दिवेर को बताया या हल्दी घाटी को बताया? ये दोनों लड़ाइयों को जो है, एक को थर्मोपली बताया, हल्दी घाटी को थर्मोपली बताया, दिवेर जो है उसको मेवाड़ का मैराथन बताया और इसको थर्मोपली बताया था। मेवाड़ की थर्मोपली बताया। कि वर्ल्ड फेमस बैटल जो है हल्दी घाटी की, ये कब हुई? 1576 एडी में हुई। इन विच महाराणा प्रताप फोर्ट अगेंस्ट द मुगल आर्मी। और ये विश्व प्रसिद्ध युद्ध जो हल्दी घाटी का हुआ, इसमें महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई किसके साथ? मुगल सेना के साथ। और मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले थे मान सिंह और आसफ खान। दोनों ही जो है, ये मान सिंह जो है हिंदू कमांडर था, आसफ खान मुस्लिम है ही। ये दोनों जो है मुगल आर्मी का नेतृत्व करते हैं। लेकिन इस युद्ध में ये बैटल जो है इनडिसिजिव रह जाती है, क्योंकि प्रताप जो है वो इस लड़ाई को गोगुंदा की पहाड़ियों में जो है हल्दी घाटी में लड़ता है, जहां पर प्रताप के पास सैनिकों की संख्या बहुत कम होती है और मुगल आर्मी जो है बहुत बड़ी होती है। लेकिन फिर भी इस तरीके से ये छुपकर वार करते हैं उस घाटी में कि मुगल सेना को समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है। और इस बैटल में अकबर का क्या था? मोटिव ये था कि वो किसको बनाए? प्रताप को वार प्रिजनर बनाए, जबकि इसमें वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। हाँ, इस युद्ध के दौरान चेतक जो कि महाराणा प्रताप का लविंग हॉर्स था, वो जरूर मारा जाता है। तो द मुगल्स रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन दिस बैटल। इस हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल जो है वो असफल हो गए, क्योंकि कोई डिसिजिव रिजल्ट जो है इस युद्ध का नहीं निकला। प्रताप डिड नॉट एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल्स। इस युद्ध के बाद भी प्रताप जो है उसने मुगलों की सॉवरेनिटी, संप्रभुता जो है वो स्वीकार नहीं की थी। यहाँ तक कि अकबर ने 4 बार अपने कमांडर्स को प्रताप को रियलाइज करने के लिए भेजा कि वो उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसके चारों ही वो कमांडर जो है रिजेक्ट हो जाते हैं और प्रताप जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। Just after the Mughal army returned, Pratap reoccupied his regions and granted his estates to the lords. और जैसे ही मुगल आर्मी जो है हल्दी घाटी से वापस लौट जाती है, तो प्रताप अपने स्थान पर वापस कब्जा कर लेता है और उस क्षेत्र को वो किसको दे देता है दान में? जो उस एस्टेट के लॉर्ड्स जो थे, जमींदार लोग जो थे, उन्हीं को दान में दे देता है कि आप यहाँ रहिए, शासन कीजिए। अब देखिए, लेड बाय अकबर द मुगल आर्मी गेंड डिसिजिव विक्ट्री ऑन काबुल। अब अकबर जो है वो क्या करता है? काबुल पर हमला करता है और यहाँ पर जो है वो जीत जाता है। निर्णायक जीत उसकी मिर्जा हाकिम के विरुद्ध हो जाती है। फिर कश्मीर को भी जीत लेता है, जहाँ पर यूसुफ खान होता है। सिंध में मिर्जा जानी बेग होता है, उसको भी हरा देता है। यानी अब आप देखिए कि अकबर जो है वो मुगल सेना के साथ काबुल, कश्मीर, सिंध, यानी ये इधर वाला जो इलाका है इंडिया का, ये वाला इलाका जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये कश्मीर वाला इलाका, यहाँ काबुल, ये वाला पार्ट जो है उसको पूरा अपने कब्जे में ये कर लेता है। उसके बाद उड़ीसा में निसार खान था, कंधार जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, कंधार में हुसैन मिर्जा था, उसको हरा देता है। और खालिद में अली खान होता है, उसको हरा देता है। यानी नॉर्दर्न साइड के जो रीजन है ये तो पूरे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब देखिए, अकबर रीनेम्ड खांडेश एज धनादेश। अकबर जो है खांडेश का नाम बदलकर उसको क्या बना देता है? धनादेश बना देता है। द मुगल आर्मी कन्फ्रंटेड द फायर्स अपोजिशन ऑफ चांद बीबी एंड गेंड ओवर अहमदनगर इन 1600 AD। अब देखिए, मुगल सेना जो है ये एक भीषण विरोध चांद बीबी का जो है उसका सामना करते हैं और जो है विक्ट्री पा लेते हैं अहमदनगर पर 1600 ईस्वी में। हालांकि चांद बीबी जो है विरोध तो बहुत
स्ट्रांगली करती है, लेकिन आखिर मुगल आर्मी जो है बहुत बड़ी होती है तो उसके सामने वो हार जाती है। इसलिए अहमदनगर जो है वो भी किसके कंट्रोल में आ जाता है? मुगलों के कंट्रोल में आ जाता है। The Mughals gained control of असीरगढ़ in 1601 AD और मुगल जो हैं उन्होंने असीरगढ़ पर भी अपना कब्जा कर लिया था 1601 ईस्वी में। दिस वाज अकबर्स लास्ट विक्ट्री और ये 1601 में असीरगढ़ पर जो कब्जा किया था ये अकबर की आखिरी विजय थी। इसके बाद जो है अकबर ने और कोई विजय प्राप्त नहीं की। इन 1564 AD द उज्बेक्स रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मालवाज गवर्नर अब्दुल्ला खान। 1564 में उज्बेक लोग जो थे इन्होंने विद्रोह कर दिया था, किसके नेतृत्व में? मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अकबर क्रस्ड बोथ द रिवोल्ट्स ऑफ उज्बेक्स और इन उज्बेकों ने दो विद्रोह किए थे, दोनों विद्रोह को ही अकबर ने कुचल दिया था यानी फिनिश कर दिया था। As he had crushed the Gujarat revolts in 1584 AD, Abdul Rahim was entitled as खाने खाना। अब देखिए, as he had crushed the Gujarat revolts, अकबर ने गुजरात में जो विद्रोह हुए थे 1584 ईस्वी में उनको भी क्रश कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो है अब्दुल रहीम जो है ये इसका कोर्ट पॉइंट भी था अकबर का और वैसे स्टेप सन भी था। अब आप कहेंगे मैडम स्टेप सन कैसे था? तो वो मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो मैंने भी नेट से ही देखी है मैं आपको बताती हूँ। इसका जो गार्जियन था बैराम खान, ठीक है, गार्जियन था कौन? बैराम खान। और ये बैराम खान का बेटा था कौन? ये रहीम, अब्दुल रहीम। तो बैराम खान के मरने के बाद अकबर जो है इसकी पत्नी से विवाह कर लेता है, तो ये इसका स्टेप बेटा हो जाता है, स्टेप सन हो जाता है यानी सोतेला बेटा। तो ये बैराम खान, ये अब्दुल रहीम जो है ये बैराम खान का बेटा है, इसको ये उपाधि दे देता है किसका? खाने खाना की। वैसे ये अब्दुल रहीम जो है बहुत ही बुद्धिमान होता है, बहुत ही समझदार व्यक्ति होता है, तो इस वजह से इसको खाने खाना की उपाधि दे दी जाती है। ड्यूरिंग द इन्वेशन ऑफ यूसुफ जही वन ऑफ द 9 जेम्स राजा बीरबल डाइड। अब देखिए, अब यूसुफ जही जो है वो मुगल साम्राज्य पर हमला करते हैं और इस हमले में जो अकबर के दरबार में नवरत्न होते हैं जिनमें एक हिंदू नवरत्न होता है राजा बीरबल, वो मारा जाता है। पहला हिंदू राजा बीरबल ही था जिसने दीन ए इलाही धर्म जो अकबर ने चलाया था उसको ज्वाइन किया था। ठीक है, अब देखिए राजा बीरबल मर जाता है। अकबर टू डाइड इन 1605 AD। अकबर भी 1605 ईस्वी में मर जाता है। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद अकबर का भी निधन हो जाता है। ही वॉज बरीड एट सिकंदरा। अकबर को कहाँ दफनाया जाता है? सिकंदरा में दफनाया जाता है। हिज टॉम्ब इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब इसको जहाँ दफनाया गया वहाँ पर इसका मकबरा बनाया गया, टॉम्ब बनाई गई और वो टॉम्ब में शैली कैसी दिखने को मिलती है? बुद्धिस्ट स्टाइल, यानी बौद्ध धर्म की जो शैली थी, गुंबद बनाने वाली, वो स्तूप बनाने वाली, वैसी शैली जो है इसकी टॉम्ब में, अकबर की टॉम्ब में देखने को मिलती है। अब देखिए अकबर जो है ये एक सेक्युलर रूलर था। वैसे सेक्युलर था या नहीं वी डोंट नो, लेकिन इसने सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया है। तो अकबर कॉल्ड पुर्तगीज मिशनरीज फ्रॉम गोवा। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली जो मिशनरी जो थे उनको बुलवाया। ही बिल्ट इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी इन 1575 AD टू कंडक्ट रिलीजियस डिस्कशंस। अब देखिए अकबर क्या है, एक सेकुलर रूलर यानी धर्मनिरपेक्ष शासक या फिर सभी धर्मों का सम्मान करने वाला शासक था। पुर्तगीज मिशनरी यानी पुर्तगाली जो रिलीजन है उसके यानी क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको प्रचार करने वाले जो मिशनरीज जो थे उनको इसने बुलवाया और यहाँ तक कि फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाना बनवाया और उस इबादत खाना में
विभिन्न धर्मों के जो धर्मावलंबी थे उनको बुलाया जाता था, उनके साथ बैठकर बातचीत होती थी, उन सभी के विचारों को सुना जाता था। वहां पर रिलीजियस डिस्कशंस, धार्मिक बातचीत होती थी। कब बनवाया फतेहपुर सीकरी में? 1575 एडी में। ही स्टार्टेड ए रिलीजन नेम्ड दीन ए इलाही। अकबर जो है उसने एक नया धर्म भी शुरू किया, नाम दिया दीन ए इलाही, थ्रू वोटिंग इन 1582 एडी। और वो वोटिंग के जरिए ही जो है कि कितने लोग इस दीन ए इलाही के पक्ष में हैं इसके लिए वोट करवाता है, और वोटिंग के जरिए 1582 में वो एक नए धर्म की स्थापना कर देता है। धर्म का नाम होता है दीन ए इलाही, और पहला हिंदू जो है इस धर्म को ज्वाइन करने वाला था राजा बीरबल। राजा बीरबल वाज द फर्स्ट हिंदू टू ज्वाइन दिस रिलीजन। राजा बीरबल जो है वो पहला हिंदू शासक था जो इस धर्म को ज्वाइन करता है। शेख मुबारक अनाउंस्ड अकबर एज इनाम आदिल। अब शेख मुबारक जो है वो घोषणा करता है, अकबर को क्या बताता है? मुज्जते हिंद या इनाम आदिल। अब अकबर जो है उसका नाम पड़ जाता है इनाम आदिल, या जिसको मुज्जते हिंद भी कहा गया। और ये नाम किसने दिया? शेख मुबारक ने। He provided protection to Chishti order of Sufi clan and built churches for Christians at Lahore and Agra. अब अकबर जो है जैसा कि सभी धर्मों को समान महत्व देता था, तो इसने चिश्ती ऑर्डर जो है सिलसिला, सूफी क्लेन यानी सूफी संत जो है, सूफी वंश के जो संत जो हैं, जैसे निजामुद्दीन औलिया है या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो इस तरीके से ये सूफी सेंट जो है इसके चिश्ती ऑर्डर जो है इसको इसने प्रोटेक्शन दिया। और फिर ईसाई धर्म के लोग जो है उनके लिए गिरजा घर बनवाए, कहाँ? लाहौर और आगरा में। He provided protection to जैन मुनि हरि विजय सूरी। यहाँ तक कि अकबर ने जैन मुनि हरि विजय सूरी जो है उनको भी संरक्षण दिया अपने यहाँ, और उनको सम्मान दिया किसके नाम से? जगत गुरु के नाम से। यानी जो मुनि हरि विजय जो जैन धर्म के मुनि थे इनको भी अकबर ने प्रोटेक्शन दिया और उनको उपाधि दी, क्या? सम्मान दिया, किसका? जगत गुरु का। अबुल फजल वाज द हेड प्रिस्ट ऑफ दीन ए इलाही रिलीजन। अब अकबर ने जो धर्म चालू किया दीन ए इलाही, उसका मुख्य पृष्ठ कौन था? अबुल फजल, जो कि एक राइटर भी था। इन 1583 एडी अकबर इश्यूड ए न्यू कैलेंडर कॉल्ड इलाही एरा। अब 1583 में अकबर जो है उसने एक नया कैलेंडर जो है वो शुरू किया, नाम दिया गया कैलेंडर को क्या? इलाही एरा। कब? 1583 में। ठीक है, अब देखिए नया कैलेंडर दे दिया, न्यू रिलीजन जो है वो बनाया। न्यू रिलीजन कौन सा? दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही जो है इसने शुरू किया, दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही शुरू करने के बाद इसने एक काम और किया। क्या किया? ये तो इसने शुरू किया 1582 में, और उसके बाद 1583 में न्यू एरा, इलाही एरा। और इसने टाइटल किसका लिया अकबर ने? इनाम आदिल या मुज्जते हिंद दिया किसने? शेख मुबारक ने। ठीक है, इसके बाद जो है आगे हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द, ये देखिए ऊपर, उससे पहले हमें जो है सिल्वर कॉइन्स बताए हैं जो अकबर ने सर्कुलेट किए थे। ठीक है, ये डायग्राम में आपको दिख रहे हैं सिल्वर कॉइन्स जो अकबर के सर्कुलेट किए हुए हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर राजपूत्स,
अकबर ने क्या किया था कि मोस्टली जो राजपूत जो थे उनसे या तो अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली वैसे ही उनसे, या फिर जिन्होंने नहीं मानी उसके विरुद्ध आक्रमण कर दिया, फिर भी नहीं मानी, या जो पावरफुल थे उनसे अगर नहीं काम चल रहा था लड़ाई से या झगड़े से तो उनके साथ उसने विवाह संबंध स्थापित कर लिए यानी शादी कर ली। उस राजपूत रूलर से उसकी बेटी से शादी करके आ गया। तो हमारी जो भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, उसमें दामाद को कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया जाता है, तो उसका फायदा भी अकबर ने उठाया। According to the policy adopted for the Rajputs, Akbar established sovereignty over Rajputs through marriage alliances and by manifesting power। कि राजपूतों के प्रति उसने कैसी नीति अपनाई थी कि अकबर ने या तो अपनी संप्रभुता जो है राजपूतों पर वैवाहिक संबंधों से थोप दी या फिर जबरन अपने शक्ति के बल पर थोप दी, बाकी सबसे अपनी सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता जो है उसने मनवाई। कछवा रूलर भारमल was the first Rajput ruler to enter into an alliance with अकबर। अब देखिए इस मामले में कछवा शासक भारमल जो है ये सबसे पहले जो है पहला राजपूत होता है जो अकबर के साथ क्या करता है, अलायंस करता है, गठबंधन करता है, मैरिज अलायंस मानो चाहे कैसे भी। अब देखिए ही अपॉइंटेड भगवान दास एंड राजा मान सिंह टू हाई पोस्ट इन हिज कोर्ट। अब देखिए राजपूत राजा जो थे उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए अकबर ने क्या किया, भगवान दास और राजा मान सिंह दोनों को ही अपने दरबार में उच्च पद जो है वो दिए। जैसे मान सिंह जो है 5000 मनसबदार था। रॉयल डायनेस्टीज ऑफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल्स बट दे रिमेन्ड इंडिपेंडेंट। अब देखिए जो शाही वंश जो थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के, इन्होंने भी अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन अधीनता स्वीकार करने के बाद वो अलग इंडिपेंडेंट ही रहे, अपनी इच्छा से उन्होंने शासन किया। इन 1564 AD अकबर एबोलिश्ड जजिया टैक्स कंप्लीटली। अब अकबर ने इस जजिया टैक्स को पूर्णतया खत्म कर दिया था, जो किसने शुरू किया था, खिलजी वंश के दौरान जो है शुरू किया गया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था, ठीक है। तो इस जजिया को जो है इसने फिनिश कर दिया था, किसने, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी रिमेन्ड द रॉयल कैपिटल फ्रॉम 1569। फतेहपुर सीकरी जो है उसको रॉयल कैपिटल यानी शाही राजधानी जो है वो बनाए रखा गया 1569 AD से लेकर 1584 AD तक। फिर बुलंद दरवाजा built on the southern gate of the mosque was built to commemorate अकबर्स victory over गुजरात। अकबर ने गुजरात में जो विजय प्राप्त की थी उस विजय को मनाने के लिए उत्सव के रूप में जो है ये बुलंद दरवाजा जो है उसका निर्माण करवाया गया था। दक्षिणी दरवाजे पर मॉस्क जो वहाँ पर बनाई हुई है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में जो मस्जिद बनवाई गई है उसके दक्षिणी दरवाजे पर बुलंद दरवाजा जो है वो बनवाया किसने, अकबर ने। क्यों, अपनी गुजरात विजय को कॉमेमोरेट करने के लिए, उत्सव के रूप में मनाने के लिए। तो इस तरीके से अकबर जो है उसने इंडिया के मोस्टली जो राजपूत रूलर्स जो थे सबको अपनी सॉवरेनिटी जो है वो स्वीकार करवा दी थी, छोड़कर एक राजा को, और वो कौन था, महाराणा प्रताप, जिन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल कर भी कभी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अब मुगल डायनेस्टी के बाद उसको हम देखेंगे। अब अकबर के बाद हमारे पास आ जाता है, अकबर की मौत के बाद जब 1605 में अकबर लंबी बीमारी से मर जाता है तो शासक बनता है जहांगीर। अब ये जहांगीर जो है ये सलीम था, दिमाग से थोड़ा सा पैदल था, तो थोड़ा सा कमज़ोर था, दिमाग से विकसित सा था। तो ये पहले ही अपने पिता की मौत से पहले ही बहुत बार विद्रोह करता है अपने आप को शासक बनाने के लिए, लेकिन बन नहीं पाता है। उसकी मौत के बाद ही ये शासक बन पाता है, ज़्यादा कोई प्रभावशाली नहीं होता है।
ठीक है, जिसको जहांगीर को हम स्टडी करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज हमने अकबर को डिस्कस किया कि किस तरीके से अकबर जो है उसने किन किन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया, इंपीरियलिज्म जो है उसको किया, 13 वर्ष की उम्र में शासक बना, साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत से इलाकों को अपने अधीन भी किया। राजपूत शासक जिनको मैनिफेस्टिंग पावर के जरिए अगर नहीं कंट्रोल कर सका तो उनके साथ मैरिज अलायंसेस करके कर लिया, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में और स्टडी करेंगे हम जहांगीर को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।